वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लर्नर। और ये समसामयिकी घटना चक्र सितंबर और अक्टूबर का करंट अफेयर है। तो इसका पार्ट 3 है NIRF इंडिया रैंकिंग्स 2022। तो इसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य में है। 15 जुलाई 2022 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत देश में उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग्स 2022 जारी की है। तो शिक्षा मंत्री कौन है? तो शिक्षा मंत्री हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान और इन्होंने रैंकिंग्स जारी की है 15 जुलाई 2022 को NIRF के अंतर्गत। और इन्हें रैंकिंग के लिए मानदंड तैयार किया गया है। तो ये 5 विस्तृत समूह के आधार पर दिया गया हुआ है। पहला है शिक्षण अधिगम एवं संसाधन, शिक्षण अधिगम एवं संसाधन, टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज। और सेकंड है अनुसंधान एवं पेशेवर अभ्यास, मतलब रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। तो ये 2 ये हो गए। और थर्ड है स्नातक परिणाम, ग्रेजुएशन आउटकम्स हो गया। और 4th नंबर है पहुंच एवं समावेशिता, तो आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी। और बोध है परसेप्शन हो गया। तो ये 5 दिए गए हुए हैं। तो ये 5 दिए गए हुए हैं। टीचिंग लर्निंग एवं रिसोर्सेज हो गया, और रिसर्च एवं प्रोफेशनल प्रैक्टिस हो गया, ग्रेजुएशन आउटकम हो गया, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी हो गया, बोध परसेप्शन हो गया। तो ये 5 मानदंडों में प्रत्येक में प्राप्त अंकों के कुल जोड़ के आधार पर संस्थानों को रैंक प्रदान की गई है। तो उनको जो जितने टोटल नंबर मिले थे उनके आधार पर रैंक प्रदान की गई है। इंडिया रैंकिंग 2022। तो यह NIRF इंडिया रैंकिंग्स का 7वां संस्करण है। कौन सा है? 7वां संस्करण है ये। है जो NIRF इंडिया रैंकिंग्स का 7वां संस्करण है। इसमें 4 श्रेणियों नामता, समग्र, ओवरऑल, कॉलेज, विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान, रिसर्च इंस्टीट्यूशन के तहत संस्थानों की रैंकिंग जारी की गई है। तो 4 श्रेणियां हैं इसमें। एक है नामता, समग्र, मतलब ओवरऑल, और कॉलेज, विश्वविद्यालय एवं अनुसंधान संस्थान, इसके तहत है जो रैंकिंग जारी की गई है इंडिया रैंकिंग्स 2022। साथ ही 7 विभिन्न विषयों जैसे इंजीनियरिंग, प्रबंध, मैनेजमेंट, फार्मेसी, लॉ, चिकित्सा, मेडिकल, वास्तुकला, आर्किटेक्चर तथा दंत चिकित्सा, डेंटल में भी संस्थानों को रैंक प्रदान की गई है। जो 7 डिसिप्लिन्स थे उसमें भी इनको रैंकिंग प्रदान की गई है। इंजीनियरिंग हो गया, मैनेजमेंट, लॉ, मेडिकल, आर्किटेक्चर और डेंटल। वर्ष 2021 में इंडिया रैंकिंग्स में पहली बार अनुसंधान संस्थानों को भी रैंकिंग प्रदान की गई है। 2021 में जो इंडिया रैंकिंग हुई थी उसमें पहली बार जो रिसर्च इंस्टीट्यूट थे उनको रैंकिंग प्रदान की गई थी। ये है जो NIRF का आरेखीय चित्र दिया गया हुआ है। तो ये श्रेणियां हैं, इन श्रेणियों में रैंकिंग दी गई है समग्र, ओवरऑल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ और रिसर्च इंस्टीट्यूट। और NIRF इंडिया रैंकिंग्स का ये 7वां संस्करण था। 15 जुलाई 2022 को जारी किया गया। उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2022 है जो 15 जुलाई 2022 को जारी की गई थी। तो इसका ये आरेखीय चित्र है। उच्च शिक्षा संस्थानों की ओवरऑल सूची में
शीर्ष 10 स्थान प्राप्त करने वाले संस्थान निम्नलिखित हैं। तो ओवरऑल सूची में है 10 स्थान, शीर्ष 10 स्थान, टॉप 10 में स्थान पाने वाले संस्थान है। नंबर 1 पे है आईआईटी मद्रास, शहर का नाम है, ये चेन्नई में है और इसका स्कोर है 87.59 है। फिर दूसरे नंबर पे भारतीय विज्ञान संस्थान, ये है बेंगलुरु में, इसका स्कोर इतना है। और फिर तीसरे नंबर पे है आईआईटी बॉम्बे, ये मुंबई में है और इसका स्कोर दिया गया हुआ। तो नंबर 1 पे है जो आईआईटी मद्रास है, दूसरे पे भारतीय विज्ञान संस्थान है, फिर तीसरे पे आईआईटी बॉम्बे। 3 नंबर तक याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट होते हैं। फोर नंबर पर है आईआईटी दिल्ली और स्थान इसका नई दिल्ली। आईआईटी कानपुर 5th नंबर पे है। आईआईटी खड़गपुर 6 नंबर पे है। आईआईटी रुड़की है जो 7th नंबर पे। आईआईटी गुवाहाटी है जो 8th नंबर पे है। और 9th नंबर पे है जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान है, जो ये है नई दिल्ली में। और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ये है जो नई दिल्ली में, ये 10th नंबर पे। टॉप 10 में नंबर 1 पे था मद्रास वाला और नंबर 10 पे है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। नंबर 1 पर है आईआईटी मद्रास इसमें ओवरऑल सूची में, और नंबर 10 पे है जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। तो वो वाली जो लिस्ट थी वो थी पूरे इंडिया की ओवरऑल श्रेणी में टॉप 10 में। अब ये हैं जो यूपी में ओवरऑल श्रेणी में टॉप 10 में उत्तर प्रदेश में केवल एक संस्थान आईआईटी कानपुर को स्थान मिला हुआ है। टॉप 10 में है जो आईआईटी कानपुर है। तो सूची में उत्तर प्रदेश के संस्थान, तो 5th रैंक है जो आईआईटी कानपुर है और 11 नंबर पे है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और 19 नंबर पे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और 29 नंबर पे आईआईटी बीएचयू है और 42 नंबर पे है एमआईटी विश्वविद्यालय। 42 नंबर पे है एमआईटी विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर और 75 नंबर पे है किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। 78 में है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी लखनऊ और 94 पे है शिव नाडार विश्वविद्यालय गौतम बुद्ध नगर। तो इतने जो यूनिवर्सिटीज़ थी वो हैं जो यूपी की हैं ये। नेक्स्ट टॉपिक है भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज। तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज, तो इसमें है जो बुलियन से तात्पर्य होता है ऐसे स्वर्ण या रजत से है जो उच्च शुद्धता के हैं और जिन्हें बार या ईंट के आकार के धातु खंड या सिक्कों के रूप में रखा जाता है। बुलियन को कभी कभी कानूनी निविदा लीगल टेंडर भी माना जाता है। इसे सामान्यतः केंद्रीय बैंकों द्वारा भंडारण के रूप में संस्थानिक निवेशकों द्वारा संरक्षित किया रखा जाता है। बुलियन एक्सचेंज क्या है? बुलियन एक्सचेंज को सर्राफा बाजार के नाम से भी जाना जाता है। बुलियन एक्सचेंज को है जो सर्राफा बाजार के नाम से भी जाना जाता है। बुलियन एक्सचेंज को है जो सराफा बाजार के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसा बाजार है जिसके माध्यम से खरीददार और विक्रेता सोने और चांदी के साथ साथ संबंधित मूल्यवान धातुओं का व्यापार करते हैं। तो इसमें विक्रेता सोने और चांदी के साथ साथ संबंधित मूल्यवान धातुओं का भी व्यापार करते हैं। विश्व भर में कई सर्राफा बाजार हैं। हालांकि सोने एवं चांदी हेतु प्रमुख वैश्विक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के रूप में लंदन बुलियन मार्केट को जाना जाता है। तो मेन है जो इसमें लंदन बुलियन मार्केट है।
यह प्लेटफॉर्म है जो दिन में 24 घंटे व्यापार करने की अनुमति देता है और विकल्प व्यापार की भी सुविधा प्रदान करता है। लंदन बुलियन एक्सचेंज में सदस्यता वाली कंपनियां अपना अधिकांश राजस्व सोने या चांदी से प्राप्त करती हैं। वर्तमान इसका परिप्रेक्ष्य क्या है, तो 29 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर गुजरात स्थित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, गिफ्ट सिटी इसको कहते हैं, गिफ्ट सिटी में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र का दौरा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने गिफ्ट IFSC में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ किया। तो इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, तो केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2020 और 21 के केंद्रीय बजट में गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र में इंडियन इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की स्थापना की घोषणा की थी। तो ये इसकी स्थापना कहाँ की गई, गुजरात के गांधीनगर में, गिफ्ट सिटी में, गुजरात के गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में। ये इसका है जो आरेखी चित्र बना हुआ है और भारत में बुलियन आयात का प्रवेश द्वार है जो IIBX को कहा जाता है। और ये 29 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा गांधीनगर में गिफ्ट IFC में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का शुभारंभ किया गया था। तो ये गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट IFSC में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज की शुभारंभ किया गया। तो इसके प्रवर्तक जो है, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज है, ये भारत का पहला है ये। तो इसके प्रवर्तक हैं जो, वो है CDSL, इंडिया INX, NSDL, NSE और MCX हैं। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है जो बुलियन कारोबार के लिए सभी बाजार सहभागियों को एक साझा पारदर्शी मंच पर लाना, भारत को वैश्विक सराफा कीमतों को प्रभावित करने वाली एक शक्ति के रूप में स्थापित करना, भारत में स्वर्ण के वित्तीयकरण को बढ़ावा देना, संपूर्ण सराफा परतंत्र पर ध्यान केंद्रित करना। तो ये हैं सभी इसके उद्देश्य हैं। इसी के उद्देश्य के लिए इसकी स्थापना की गई है गांधीनगर में, गिफ्ट सिटी में। नेक्स्ट टॉपिक है PSLV C53 DSEO मिशन। तो ये मिशन है PSLV C53 या DSEO मिशन है। तो इसका वर्तमान परिप्रेक्ष्य है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य इसका है 30 जून 2022 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, ये इसरो का फुल फॉर्म है, द्वारा PSLV C53 DSEO को मिशन का परिक्षेपण किया गया था। तो इसका परिक्षेपण है जो PSLV C53 का 30 जून 2022 को इसरो द्वारा किया गया। इस मिशन को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के द्वितीय लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया गया था। तो ये कहाँ से किया गया, तो ये है जो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार के द्वितीय लॉन्च पैड से। ये है जो PSLV C53 का आरेखी चित्र दिया गया हुआ है और ये है जो 30 जून 2022 को इसरो द्वारा प्रक्षेपित, और ये कहाँ से किया गया था, तो ये SDSC श्री सतीश धवन आंध्र प्रदेश के द्वितीय लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया गया था। उस पैड का नाम था सार और 3 उपग्रह हैं, इसमें वृत्ताकार कक्षा में स्थापित किया गया है। ये वृत्ताकार कक्षा में स्थापित है और इसमें 3 उपग्रह भी हैं। इसका जो मेन पॉइंट है वो है भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अधीन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL का दूसरा पूर्णतः वाणिज्यिक मिशन था। ये
ये दूसरा है जो वाणिज्यिक मिशन था। और इससे पहले है जो 2021 फरवरी में PSLV C-53 अमेजोनिया फर्स्ट मिशन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित पहला पूर्णतः वाणिज्यिक मिशन था। तो पहला वाणिज्यिक मिशन जो था वो था PSLV C-51 और ये है PSLV C-53, ये दूसरा है और ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का है, ठीक है। और PSLV का 55वां तथा PSLV के कोर अलोन संस्करण का 15वां मिशन था। ये PSLV का 55वां था और PSLV के कोर अलोन का 15वां मिशन था, इसको याद रखेंगे। और इसमें 3 उपग्रह थे, तो 3 उपग्रह हैं जो ये DSEO था और न्योसार था और स्कूप, ये 3 उपग्रह थे PSLV C-53 में। और ये 3 उपग्रह को वृत्ताकार कक्षा में 570 किलोमीटर की ऊंचाई पे स्थापित किया गया है और ये 3 उपग्रह के नाम दिए गए हैं। यह PSLV C-53 DSEO मिशन, तो इसका ये आरेखी चित्र दिया गया हुआ है। इसका आकार है जो षटकोणीय आकार का है ये, और इसमें ये DSEO का ये 3 उपग्रह दिए गए हुए हैं, एक ये 2 3 तीनों उपग्रह के बारे में बताया गया है। और DSEO है जो भू अवलोकन उपग्रह है, इलेक्ट्रो ऑप्टिक तथा मल्टी स्पेक्ट्रल पेलोड युक्त है। और न्यूसार है जो सिंथेटिक अपर्चर राडार माइक्रो उपग्रह है और सिंगापुर का प्रथम स्थानिक रूप से विकसित सार माइक्रोसैट है। और इनके बारे में ये दिया गया हुआ है, सिंगापुर द्वारा निर्मित एक प्रौद्योगिक प्रदर्शक उपग्रह है। ये सिंगापुर द्वारा भी विकसित है और ये भी सिंगापुर द्वारा विकसित है। नेक्स्ट टॉपिक है 2G एथेनॉल संयंत्र। तो ये 2G एथेनॉल संयंत्र का आरेखीय चित्र बनाया गया हुआ है। और एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य जो रखा गया है भारत ने जून 2022, और ये जो नीति है वर्ष 2018 की है, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, और इसे वर्ष 2030 तक पूरा करना था। पेट्रोल में 20% एथेनॉल का सम्मिश्रण और सांकेतिक लक्ष्य है, लेकिन बाद में भारत सरकार ने पेट्रोल में 20% एथेनॉल का सम्मिश्रण का लक्ष्य 2030 रखा की जगह 2025 और 26 रखा। पहले इसका लक्ष्य पूरा करने का समय था 2030 और बाद में है जो 20% एथेनॉल सम्मिश्रण का लक्ष्य है जो 2025-26 रखा है भारत सरकार ने। जून 2021 में प्रधानमंत्री मोदी ने रोड मैप 2020-25 जारी किया था और 10% एथेनॉल मिश्रण। मध्यवर्ती लक्ष्य इसका नवंबर में 2022 तक पूरा करना है, मतलब आधा है जो नवंबर 2022 तक इसे पूरा करना था, 10% एथेनॉल मिश्रण। इसे आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, ऐसे आरेखी चित्र तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जून का है, फिर जून 2022 और 18 में इसकी नीति बनाई गई थी और पूरा करना है 10% एथेनॉल है जो नवंबर 2022 तक था और 20% है जो 2030 की जगह अब 2025 और 26 हो गया है। और ये है जो पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा गया था नवंबर 2022 तक का, लेकिन ये तय सीमा से पहले ही प्राप्त हो गया, इसको याद रखेंगे। इसका समय था जो नवंबर 2022, लेकिन ये समय से ही पूर्ण हो गया। 2G एथेनॉल संयंत्र का आरेखीय चित्र दिया गया हुआ है। ये है जो 10 अगस्त 2022 को पानीपत में दूसरी पीढ़ी का है। ये एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा किया गया था। इसका है जो उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा एथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन पानीपत में 10 अगस्त 2022 को किया गया था। कहाँ किया गया?
तो ये किया गया पानीपत हरियाणा 10 अगस्त 2022 प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है इसको बनाने का? तो जैव ईंधन के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देना और अत्यधिक स्वदेशी तकनीक पर यह आधारित है। अत्यधिक स्वदेशी तकनीक पर आधारित है यह। नेक्स्ट टॉपिक है प्रधानमंत्री जीवन योजना। तो मार्च 2019 में केंद्र सरकार ने देश में 2G एथेनॉल परियोजनाओं की स्थापना हेतु एकीकृत जैव एथेनॉल परियोजना को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जीवन योजना को अधिसूचित किया है। तो प्रधानमंत्री जीवन योजना को क्यों बनाया गया है? वो है एकीकृत जैव एथेनॉल परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए मार्च 2019 में। तो इस योजना का पूरा नाम है प्रधानमंत्री जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण जीवन का। तो प्रधानमंत्री जीवन योजना का फुल फॉर्म है प्रधानमंत्री जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निवारण योजना। तो इसे याद रख लेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जीवन का फुल फॉर्म है ये प्रधानमंत्री, यहाँ से यहाँ तक। वर्ष 2018 से 2018-19 से वर्ष 2023-24 की अवधि के लिए योजना हेतु कुल वित्तीय खर्च जो आया है वो है 1969.50 करोड़ रुपए हैं। 1969 करोड़ रुपए। अनाज आधारित देश का पहला इथेनॉल संयंत्र। अनाज आधारित देश का पहला इथेनॉल संयंत्र तो ये है जो अप्रैल 2022 में बिहार के पूर्णिया जिले में देश के प्रथम ग्रीन फील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र फर्स्ट ग्रीन फील्ड ग्रेन बेस्ड इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन किया गया। तो अप्रैल 2022 में बिहार के पूर्णिया जिले में देश का पहला ग्रीन फील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र स्थापित किया गया है। तो वो है बिहार के पूर्णिया जिले में, याद रखेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। बिहार के पूर्णिया जिले में देश का प्रथम ग्रीन फील्ड अनाज आधारित इथेनॉल संयंत्र। GSAT-24 का सफल प्रक्षेपण। तो GSAT-24 का सफल प्रक्षेपण, तो इसका पृष्ठभूमि क्या है? इसका पृष्ठभूमि देखेंगे। भारत के अंतरिक्ष विभाग के अनुसार वर्तमान में वैश्विक अंतरिक्ष व्यवस्था ग्लोबल स्पेस इकोनॉमी का आकार लगभग 360 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। अंतरिक्ष उड़ान संचालित करने में सक्षम विश्व के कुछ चुनिंदा देशों में से एक होने के बावजूद भारत का वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में योगदान केवल 2% ही है। तो इसका आकार है जो 360 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, लेकिन इसमें भारत का योगदान केवल 2% ही है। और जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका का हिस्सा इसमें है जो 40% है और यूनाइटेड किंगडम का है जो 7% है। वर्ष 2030 तक वैश्विक अंतरिक्ष बाजार में भारत का हिस्सा है जो 9% हो जाने की संभावना है। अभी 2% है, लेकिन 2030 तक है जो ये 9 हो जाएगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य दिया गया हुआ है इसका। तो भारतीय मानक के अनुसार 23 जून 2022 को एरियन स्पेस द्वारा संचालित एरियन 5 रॉकेट, तो ये है जो 23 जून 2022 को एरियन स्पेस द्वारा संचालित एरियन 5 रॉकेट मिशन VA257 का प्रक्षेपण कोरू फ्रेंच गुआना दक्षिण अमेरिका से सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। तो ये जो संचालित एरियन 5 रॉकेट है मिशन VA257 के अंतर्गत, और इसका प्रक्षेपण फ्रेंच गुआना दक्षिण अमेरिका से सफलतापूर्वक किया गया है। और इस मिशन में है जो 2 दूरसंचार उपग्रह GSAT-24 तथा मीसैट 3D को भू स्थिर कक्षा में स्थापित किया गया है। तो 2 उपग्रह हैं GSAT और मीसैट 3D।
जीसैट और मीसैट 3D। जीसैट 24, तो जीसैट 24 है जो ये इसरो द्वारा निर्मित उपग्रह है। जीसैट 24 है जो इसरो द्वारा निर्मित उपग्रह है। यह न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड द्वारा संचालित, स्वामित्व एवं वित्त पोषित है। यह उपग्रह अपने साथ 24 KU बैंड ट्रांसपोंडरों को लेकर गया है। इस उपग्रह का वजन है जो 4181.3 किग्रा तथा मिशन का इसका जीवन काल है, लाइफ इसकी 15 साल है और वजन इसका इतना है जीसैट 24 का। इस उपग्रह का व्यावसायिक उपभोक्ता मेसर्स टाटा प्ले है। व्यावसायिक उपभोक्ता है जो इसका मेसर्स टाटा प्ले है और इसने 15 वर्ष की अवधि के लिए संपूर्ण NSIL ने 15 वर्ष की अवधि के लिए संपूर्ण उपग्रह क्षमता को मेसर्स टाटा प्ले को पट्टे पर दे दिया, लीज पे दिया हुआ है। NSIL ने 15 वर्ष के लिए मेसर्स टाटा को लीज पे दिया हुआ है 15 वर्ष के लिए। यह उपग्रह देश की DTH संचार आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। जीसैट 24 है जो जीसैट 24 की उच्च गुणवत्ता की टेलीविजन, दूरसंचार तथा प्रेषण सेवाएं प्रदान करेगा। यह है जो जीसैट 24 का आरेखीय चित्र दिया गया हुआ है जीसैट 24 का। तो ये है जो 23 जून 2022 को एरियन 5 रॉकेट के द्वारा कोरू, फ्रेंच गुयाना से इसका प्रक्षेपण हुआ था। इसकी डेट है जो याद रखेंगे। और ये इसरो द्वारा निर्मित उपग्रह है और इसका स्वामित्व, संचालन और वित्त पोषित है ये जो NSIL के द्वारा है। देश के DTH संचार आवश्यकताओं की इसके द्वारा पूर्ति होगी। व्यावसायिक उपभोक्ता इसका है जो मेसर्स टाटा प्ले है। जो NSIL है इसने 15 साल के लिए मेसर्स टाटा को लीज पे दिया है इसको, जीसैट 24 को, और जीसैट 24 का सफल परीक्षण हुआ। अब ये दूसरा उपग्रह है मीसैट 3D। तो मीसैट 3D मलेशिया के उपग्रह संचालक मीसैट का उपग्रह है। ये मीसैट है जो मलेशिया के उपग्रह संचालक का उपग्रह है। यह एरियन स्पेस द्वारा प्रक्षेपित मलेशिया का चौथा उपग्रह है। एरियन स्पेस द्वारा प्रक्षेपित है और मलेशिया का यह चौथा उपग्रह है। यह एयरबस डिफेंस एंड स्पेस द्वारा निर्मित एक बहुमिशन दूरसंचार उपग्रह है। बहुमिशन दूरसंचार उपग्रह है, वो भी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस द्वारा। भारत नवाचार सूचकांक 2021। तो नवाचार का मतलब होता है पहले से चली आ रही व्यवस्था, स्थापित कानूनों, रीति रिवाजों, प्रक्रिया, उपकरणों में कुछ परिवर्तन लाकर नया करने से है, जो अत्यधिक सस्ता, सरल एवं सहज हो और जिनसे समस्या का समाधान हो सके। तो नवाचार के विचार का अध्ययन करने वाले पहले शिक्षाविद थे जोसेफ सुमी पीटर। इनका नाम याद रखेंगे। भारत में नवाचार। तो भारत में नवाचार भारत की मेक इन इंडिया एवं आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहलों में नवाचार का केंद्रीय स्थान है। तो दो नवाचार केंद्रीय स्थान में है, जो मेक इन इंडिया है और एक है आत्मनिर्भर भारत। भारत द्वारा $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में नवाचार की भूमिका अहम होगी। भारत $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है, उसको पूरा करने में नवाचार बहुत अच्छी भूमिका निभाएंगे। यह नीति आयोग द्वारा प्रारंभ अटल इनोवेशन मिशन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। नीति आयोग ने एक
मिशन बनाया है, उसका नाम है अटल इनोवेशन मिशन, जो स्कूलों से लेकर उद्योगों के स्तर तक नवाचार की संस्कृति को प्रोत्साहित करने का सफल प्रयास है। तो अटल इनोवेशन मिशन है जो स्कूल से लेकर उद्योग के स्तर तक नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया हुआ है। भारत नवाचार सूचकांक 2021 का आरेखीय चित्र है। यह है जो 21 जुलाई 2022 को नीति आयोग द्वारा भारत नवाचार सूचकांक का तृतीय संस्करण जारी किया गया था। तो यह है जो भारत नवाचार सूचकांक का तीसरा संस्करण है, नीति आयोग द्वारा 21 जुलाई 2022 को जारी किया गया था। और रिपोर्ट का ज्ञान और भागीदारी किसने की इसमें? इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस गुरुग्राम है जो इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस है। रिपोर्ट का ज्ञान और प्रदर्शन मापन का आधार और इनेबलर्स था। मापन का आधार जो थे दो थे, एक था प्रदर्शन और दूसरा था इनेबलर्स। और भागीदार इसमें ये था इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस गुरुग्राम। नवाचार सूचकांक में भारत के सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। ये 3 श्रेणियों में विभक्त हैं। एक बड़े राज्य हैं, उत्तर पूर्वी तथा पहाड़ी राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश एवं शहरी राज्य। तो ये 3 श्रेणियाँ बनाई गई हुई हैं, बड़े राज्य और उत्तरी पूर्वी तथा पहाड़ी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश एवं शहरी राज्य। इसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, गोवा को एक राज्य होने के बावजूद उसके छोटे आकार के कारण केंद्र शासित प्रदेशों एवं शहरी राज्यों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया। गोवा एक राज्य होने के बावजूद भी उसको छोटे आकार के कारण उसको जो श्रेणी थी केंद्र शासित प्रदेशों एवं शहरी राज्यों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। तो भारत का स्कोर है इसमें 14.56 है। बड़े राज्य, उत्तरी पूर्वी तथा पहाड़ी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, शहरी राज्य, ये इसका आरेखीय चित्र बनाया गया है। वह भारत नवाचार सूचकांक 2021 का। और ये रैंकिंग दी गई है जो नवाचार की। बड़े राज्यों में कर्नाटक को पहला स्थान प्राप्त हुआ, छत्तीसगढ़ है जो अंतिम स्थान पर रहा बड़े राज्यों में। और बड़े राज्यों की रैंकिंग में शीर्ष 5 राज्यों में 3 राज्य कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु हैं जो दक्षिण भारत के हैं। तीनों बड़े राज्यों में कर्नाटक नंबर 1 पे और लास्ट में है जो छत्तीसगढ़। और बड़े राज्यों में 3 है जो दक्षिण भारत के हैं, वो हैं कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु। और उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों में है जो सबसे अच्छा जिसका प्रदर्शन रहा वो है मणिपुर और सबसे लास्ट में आया नागालैंड। उत्तरी पूर्वी में है जो मणिपुर में सबसे अच्छा प्रदर्शन और नागालैंड का सबसे लास्ट 10वां स्थान था। और केंद्र शासित प्रदेशों में शहरी राज्यों की श्रेणी में चंडीगढ़ को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ जबकि लद्दाख को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ। तो केंद्र शासित में है जो चंडीगढ़ को पहला स्थान और लास्ट वाला स्थान है जो लद्दाख को। और पूर्वोत्तर पहाड़ी क्षेत्रों में है जो मणिपुर को पहला स्थान और लास्ट में नागालैंड को मिला था। और बड़े शहरों में कर्नाटक को और छत्तीसगढ़ को सबसे लास्ट मिला था। भारत नवाचार सूचकांक 2021 में शीर्ष बड़े 5 राज्य हैं, कर्नाटक, तेलंगाना, हरियाणा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। और 5 पहाड़ी राज्य हैं जो मणिपुर, उत्तराखंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। ये हैं जो पहाड़ी राज्य के या पूर्वोत्तर राज्य के। अब हैं ये शीर्ष 5 केंद्र शासित प्रदेश एवं शहरी राज्य। चंडीगढ़ है जो पहले पे था, चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुदुचेरी और गोवा।
और दो उसके घटक थे। तो इनेबलर्स घटक में है जो बड़े राज्य में हरियाणा नंबर 1 पे है, कर्नाटक, पंजाब, तेलंगाना, और उत्तरी पूर्वी में है मणिपुर, मेघालय, उत्तराखंड, और केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और इसमें है फिर तेलंगाना और अरुणाचल प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, सिक्किम और पुडुचेरी। और ये हैं जो प्रदर्शन घटक के संदर्भ में दिए गए हुए हैं। तो बड़े राज्य में प्रदर्शन में तेलंगाना, फिर कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। उत्तर पूर्वी में उत्तराखंड, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, चंडीगढ़, पुडुचेरी, गोवा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह। भारत नवाचार सूचकांक का ये आरेखीय चित्र दिया गया है यूपी का। तो यूपी का स्थान है जो बड़े राज्यों में लिया गया हुआ है, समग्र उसका 7वां स्थान है, और इनेबलर्स में है जो 11वां है, और प्रदर्शन में इसका 5वां है। नीचे से 5वां है, नहीं ये 5वां है प्रदर्शन में, और इनेबलर्स में है जो 11वां है। ये उत्तर प्रदेश के बड़े राज्यों में, उत्तर प्रदेश का बड़े राज्यों में भारत नवाचार सूचकांक का आरेखीय चित्र है। सतत विकास रिपोर्ट 2022, सतत विकास रिपोर्ट 2022। तो यह है जो इसका परिचय है वर्ष 2015 के सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्यों द्वारा सतत विकास से 2030 एजेंडा अंगीकृत किया गया था। और इसमें 17 हैं जो सतत विकास लक्ष्य रखे गए हुए हैं, SDG। तो ये कितने हैं? टोटल 17 हैं। और उप लक्ष्य हैं जो 169 हैं, जो इन्हें 2030 तक प्राप्त करना है। यह जो रैंकिंग दी गई है SDG सूचकांक 2022 शीर्ष 5 देश। तो नंबर 1 पे है जो SDG सूचकांक में फिनलैंड है, दूसरे पे डेनमार्क है, फिर स्वीडन है, फिर नॉर्वे, फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ये 5 शीर्ष देश हैं SDG सूचकांक 2022 में, और इनका ये स्कोर दिया हुआ है। और ये SDG के अंतिम 5 देश दिए हुए हैं। तो अंतिम 5 देश हैं सूडान है, सोमालिया है, चाड है, और मध्य अफ्रीका और गणराज्य दक्षिण सूडान। SDG में सबसे लास्ट है जो रैंक इसकी है दक्षिण सूडान की 163 है। SDG में भारत की रैंकिंग, तो भारत को इसमें है जो 163 देश थे, इसमें है जो 163 देश थे, इसमें भारत को है जो 121वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत को 121वां स्थान प्राप्त हुआ है। भारत का स्कोर है 60.32 है। SDGs को प्राप्त करने में सरकारी प्रतिबद्धताओं एवं प्रयासों की दृष्टि से भारत को निम्न SDG प्रतिबद्धता लो SDG की श्रेणी 40 से 50 में वर्गीकृत किया गया है। ये भारत का SDG रैंकिंग दिया गया हुआ। ये जो SDG रिपोर्ट थी 2022 उसका ये आरेखीय चित्र दिया गया हुआ है। तो इसमें टोटल 163 थे देश, तो इसमें भारत की रैंकिंग 121 है और इसका स्कोर दिया गया हुआ है। अंतिम स्थान इसमें दक्षिण सूडान को मिला, इसकी रैंकिंग 163 थी, और प्रथम स्थान फिनलैंड को प्राप्त हुआ है। और संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी की जाती है। तो इसको पढ़ लेंगे, इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट टॉपिक है नमस्ते योजना। नमस्ते योजना, तो नमस्ते योजना है जो ये है, इसकी भूमिका है ये हाथ से मैला उठाने वाले कृमियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 6 दिसंबर 2013 से प्रभावी है। यह अधिनियम है जो अस्वच्छ शौचालय के निर्माण, रखरखाव और हाथ से मैला ढोने, नालों एवं सेप्टिक टैंकों की जोखिमपूर्ण सफाई करने से किसी व्यक्ति के नियोजन का प्रतिषेध करता है।
तो इस अधिनियम में बताया गया किसी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा नालों एवं सेप्टिक टैंकों की जोखिमपूर्ण सफाई में किसी व्यक्ति का नियोजन दंडनीय है। जोखिमपूर्ण सफाई नहीं करा सकते हैं एजेंसी नालों एवं सेप्टिक टैंकों में। अगर ये किसी ने कराया तो उसे दंड स्वरूप है जो 5 वर्ष अधिकतम कारावास या 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, या दोनों हो सकते हैं। तो जो नमस्ते योजना है उसका निष्कर्ष ये है कि नमस्ते योजना के अंतर्गत शहरी भारत में स्वच्छता कर्मियों के लिए एक सक्षम पारितंत्र का निर्माण करते हुए उनकी सुरक्षा एवं गरिमा की परिकल्पना की गई है। उन्हें स्वच्छता अवसंरचना के संचालन एवं रखरखाव में एक महत्वपूर्ण योगदानकर्ता के रूप में मान्यता दी गई है, जिससे उन्हें स्थायी आजीविका प्रदान की जा सके और उनकी व्यावसायिक सुरक्षा में वृद्धि हो सके। इसलिए है जो नमस्ते योजना का निर्माण किया गया है। तो ये थी आज की क्लास। ये करंट अफेयर्स समसामयिकी घटना चक्र का 3rd पार्ट था। और अगर ये आपको क्लास पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।